और कल आपको कुछ जो बातें समझाई उससे काफ़ी आपको समझ में मिला होगा कि क्यों हम एक हेल्दी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, क्यों ध्यान देने की ज़रूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। तो इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर आज हम बात करेंगे जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में क्या तो याद रखना है और क्या दिमाग में डालना है, बस केवल उतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। वाकई में ये हमारा इंडिया अगर हम बात करें तो इतना पॉपुलस कंट्री हो चुका है कि हमें जो बेसिक नीड रहेगा आने वाले टाइम में, बेसिक जो हमें खाना, रहना, पहनना, इन सब की भी कमी पड़ जाएगी। आज भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो ऐसा सिचुएशन ना बने उसके लिए हमको इस पॉपुलेशन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। चलिए कुछ डाटा पुराना जो हमारी बुक में दिया है वो मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि ये डाटा अभी रटने की ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, केवल दिमाग में डाल लेना है कि क्या सिचुएशन थी और अब क्या हो चुकी है। तो अगर हम बात करते हैं तो 90 जब शुरू हुआ था, हाँ, उस वक्त पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये थी 2 बिलियन। 2 बिलियन। अब बिलियन का मतलब क्या होता है? बिलियन का मतलब होता है 10⁹ और जो मिलियन होता है, मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। ये आप बेसिक है, आप जानते हैं। तो 2 बिलियन पीपल इस दुनिया में थे सन 1900 में, एज पर डाटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर हम बात करें 2000 में, मतलब पूरे 100 साल के बाद जब हम डाटा देखते हैं तो ये हो चुका है 6 बिलियन। आपको लग रहा है सर 2 से 6 ही तो हुआ है, कोई ज़्यादा थोड़ी हो गया है। भैया सामने क्या है? बिलियन। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है 2000 आते आते। जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसी समय हमारे इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। तो अगर हम हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम 1947 या 1950 की बात जब करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बढ़कर अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। केवल 350 मिलियन थी। देखिए यहाँ पे मिलियन, हम बिलियन पे भी नहीं पहुँचे। ये हमारा डाटा था। और मई 2000 में हम लोग 1 बिलियन वाले हो गए। 1 बिलियन वाला हमारा इंडिया हो गया केवल 50 साल में। तो ये जो एक डाटा है इससे केवल इतना मालूम चलता है कि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो क्या स्पीड रही थी? देखिए हर साल स्पीड तो चेंज होती है, लेकिन जब हम एक एवरेज रेट की बात करते हैं तो 2001 में जब काउंटिंग हुआ था उसके हिसाब से हमारे इंडिया का जो ग्रोथ रेट निकल के आया, ग्रोथ रेट वो निकल के आया 1.7%। आपको लग रहा है सब 1.7% कौन सी बड़ी बात है, इतना ग्रोथ होना कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन आप सोचिए ये 1.7 है, मतलब हर 100 व्यक्ति, ये परसेंटेज है ना, उसमें इंक्रीजमेंट होता है 1.7 का। ये पर इंडिविजुअल पर कैपिटा है। हर एक इंडिविजुअल 1.7 इंक्रीजमेंट कर रहा। अगर वो यहाँ पर 1 यूनिट है, अगर वो यहाँ पे 1 यूनिट है तो वो कितना हो जाएगा? 1.7 हो जाएगा। मतलब जस्ट वो डबल जैसा होता चला जा रहा है। 1.7 को थोड़ा छोटा मत समझिए, मैं जस्ट केवल एक आइडिया आपको देता हूँ। ग्रोथ रेट की बात हम जब इकोलॉजी में बात करेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ रेट सही थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं केवल इतना बोलता हूँ कि अगर ये स्पीड रही हमारे इंडिया की
तो 33 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन जस्ट डबल हो जाएगी। ये इतनी ज्यादा स्पीड है, केवल 33 ईयर्स में हम लोग डबल वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 2001 में अगर हमारे पास इतना है, हाँ यहां पे एक डाटा थोड़ा समझने की कोशिश करना। 2000 में ये पूरे वर्ल्ड में 6 बिलियन है 2000 में, और 2000 में हमारा इंडिया में 1 बिलियन है। रेशो क्या हो गया, अगर पूरे वर्ल्ड में 6 लोग हैं तो उन 6 में से हर एक हमारा इंडियन है। अगर दुनिया में 6 बच्चे पैदा होते हैं तो 6 में से 1 भारत में पैदा होता है। ये स्पीड हमारा इंडिया अभी चला रहा है। अगर हम थोड़ा सा न्यू डाटा पे देखें, चूंकि एनसीईआरटी में तो न्यू डाटा नहीं दिया है, लेकिन इससे एक थोड़ा सा आपके दिमाग में अलर्टनेस आएगा कि एक्चुअल में अब क्या चल रहा है। अगर हम बात करें तो करंट में जो पहले 2001 में जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी थी 1.7%, आज अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग हो चुकी है 0.99%। मतलब ग्रोथ रेट में कमी आई है। ग्रोथ रेट में कमी क्यों आई? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, बहुत सारा लोगों को जागरूक भी किया, हैप्पी फैमिली के बेनिफिट्स बताए, स्मॉल फैमिली के, और हम वो सब बातें डिस्कशन करेंगे। कमी तो आई, लेकिन पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि वो अगर इस स्पीड से बढ़ेगी तो भी ये बहुत ज़्यादा है। ये इतना जो कमी आया ना, ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, केवल मार्जिनल है, कोई खास इतना असर अभी नहीं आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में ये डाटा थोड़ा दिमाग में रखिएगा, चाइना का पॉपुलेशन हो जाएगा 1.46 बिलियन, चाइना का पॉपुलेशन, और इंडिया का पॉपुलेशन भी हो जाएगा 1.46 बिलियन। जिस स्पीड से अभी चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि 2026 में हम लोग इक्वल पॉपुलेशन वाले हो जाएंगे। और 2026 के बाद, खास तौर पे उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, इतना कंफर्म है कि 2030 के बाद हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनेंगे। भारत वो देश होगा जहां दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सरवाइव करेगी। क्या ऐसा अचीवमेंट हमें आवश्यक है? नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है। इतना पॉपुलस होना समझदारी नहीं है, ये रेस अच्छी नहीं है। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट होना, इकोनॉमिक फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, अपनी एक अलग पहचान बनाना, वो अच्छी बात है। मोस्ट पॉपुलस होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन डाटा तो यही बोल रहे हैं कि 2026 में लगभग हम इक्वल हो जाएंगे, और 2030 के बाद 100% श्योर हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएंगे। अगर आज हम बात करें 2021 की, तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 139.39 करोड़, या मैं बोलूं ये क्या है 1.39 बिलियन। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। इतना पॉपुलेशन आज हमारे इंडिया का है। तो ये जो डाटा मैंने दिया, ये केवल आपको एक स्टिमुलेट करता है कि क्या सिचुएशन चल रही है अभी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इतना पॉपुलेशन आखिर इंडिया का क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, ये पॉपुलेशन जो बढ़ा, इसके कारण क्या हैं? तो जो इम्पोर्टेंट कारण है वही हमको बस यहाँ पे डिस्कस करना है। बाकी कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारी मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है। मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव हुआ है, मेडिकल फील्ड में नॉलेज काफ़ी बढ़ा है।
पहले लोग यही पता नहीं चलता कि क्यों मर गए, आज कम से कम ये हमको मालूम चलता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ था और वो कैसे मर रहा है। तो आने वाले समय के कोई ऐसे ना मरे उसके लिए हम प्रिकॉशन लेते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होने से ओवरऑल इंडिया की जो मॉर्टिलिटी रेट थी, मॉर्टिलिटी मतलब डेथ रेट, इसमें कमी आई, ये कम हो गई, डेथ रेट में कमी हुई। और दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होने से दो और इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं, MMR और IMR, इनके अंदर भी कमी देखने को मिली। MMR क्या है? मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। जो प्रेग्नेंट लेडी थी, जो बच्चों को जैसे ही जन्म देती थी तो कई लेडी पहले मर जाती थी, अभी उसमें बहुत कमी आ गई है। MMR, हाँ, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट। और IMR मतलब इन्फेंट, छोटा सा बच्चा जो जस्ट अभी पैदा हुआ है, पहले वो मर जाते थे, इन्फेक्शन होता था, गांव में डिलीवरी होती थी, हाँ, बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन हुआ करती थी। आज मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हुआ है तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट में भी कमी आई है। आपने सुना होगा अपने ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को कहते हुए कि उनके 10 बच्चे थे, 10 में से 2 ही बचे, उनके 12 बच्चे पैदा हुए थे, केवल 2 बचे। इस तरह की बातें आप सुनते होंगे। तो ये क्या है, पहले सिचुएशन बहुत ख़राब थी, अभी हमारी सिचुएशन बनी। तो डेथ रेट ओवरऑल, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, हमारा हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन किया है, रहने का तरीका बदला है लोगों का। तो ये ओवरऑल ये वो फैक्टर हैं जिनसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, क्या पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ी। और एक और सबसे बड़ा कारण क्या था पॉपुलेशन बढ़ने का, कि हमारे इंडिया में जो एक रिप्रोडक्टिव एज है, खास तौर पे रिप्रोडक्टिव एज, ये वो एज है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। इस एज के इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा थे हमारे इंडिया में, मतलब जो रिप्रोड्यूसिबल एज वाले मेंबर ओवरऑल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा वो हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनके कारण वो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। अगर बच्चे ज़्यादा होते तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ओल्ड एज वाले अगर ज़्यादा होते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली हमारे यहाँ इंडिया में यंग एज वाले जो इंडिविजुअल हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये रिप्रोडक्टिव एज वाले मेंबर ज़्यादा होने से भी इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इम्प्रूव हुई। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जिनको डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए ओवरऑल अभी मैंने आपको बताया कि 1.7% ग्रोथ रेट, 1.7% ग्रोथ रेट अब चेंज होके लगभग कितना हो गया है, 0.99%। तो ग्रोथ रेट में तो कमी आई है। तो ये कमी आखिर क्यों आई, क्या कारण है, ये भी हमको जानना चाहिए। ये अच्छी बात है और हमें इसे और भी कम लाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मोटिवेशन, ये एक्चुअली बहुत बड़ी ताकत है। मोटिवेट स्मॉलर फैमिली, मोटिवेट किया गया, हर लोगों को बताया छोटा परिवार रखो, 2 से ज़्यादा मत करो, एक अवेयरनेस टाइप का फैलाया। और आपने बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े होर्डिंग्स, टीवी पे ऐड, ये सब देखे होंगे। हम 2 हमारे 2, ये काफ़ी फेमस हुआ था उस वक्त। हाँ, हम 2 हमारे 2, 2 से ज़्यादा नहीं। आजकल तो 1 चाइल्ड नॉर्म्स लोग फॉलो कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में जहाँ मेल फीमेल दोनों जॉब करते हैं, उनके बच्चे को केयर करने वाला कोई होता नहीं है, तो वो बस वो एक चाइल्ड पे ही वो आजकल इस तरह का फॉलो करते हैं। तो ये अलग अलग फैमिली का अलग अलग डिमांड होता है। कई सोसाइटी ऐसी हैं कि सब जितना भी आ रहा है आते जाए, हम किसी को नहीं रोकते, ऐसा भी फीलिंग वाले लोग हैं हमारे बीच में। हाँ, फिर भी मोटिवेट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मॉल फैमिली मेंटेन करें, ये मोटिवेशन किया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि पहले जो मैरिज एज था वो काफ़ी कम था, छोटी उम्र में शादी होती थी।
मेल फीमेल दोनों को। तो एक कानून बनाया गया कि इससे इतनी कम उम्र से पहले कोई शादी करेगा ही नहीं। इससे क्या होगा कि उस वक्त तक वो समझदार भी हो जाएंगे, सोचने लायक भी हो जाएंगे, और वो ये डिसीजन ले पाएंगे कि उनको कितना बच्चा चाहिए। तो उसके लिए एक कानून बनाया गया जिसमें फीमेल को 18 साल और मेल को अगर हम बात करते हैं तो 21 ईयर्स, ये फिक्स कर दिया कि इससे पहले अगर कोई शादी करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी शादी को रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये एक छोटा स्टेप नहीं था, काफी बड़ा स्टेप था ये। ठीक है, एक ये आपको समझ में आया होगा। और तीसरा, कुछ इंसेंटिव दिए गए ऐसे लोग जिन्होंने फैमिली प्लानिंग कराया है, उनको कुछ एडिशनल सैलरी में उनको पैसा मिलता था पहले। हाँ, और जो केवल 2 बच्चे जिनको रखते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का मौका मिलता है। अभी ये नियम बनाया है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे अगर होंगे तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। ऐसे भी कानून अब बना दिए हैं। वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इलेक्शन में भी खड़ा नहीं हो पाएगा अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो और कुल मिला के उनको तो हम इंसेंटिव देंगे, अवार्ड देंगे जिनका स्मॉल फैमिली है, और जो बड़ा फैमिली करेंगे उनको हम कुछ सुविधाओं से वंचित करेंगे, तब लोग जाकर स्मॉल फैमिली को फॉलो करना शुरू करेंगे। तो ये ऐसा चल रहा है। ये वो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अवेयरनेस फैलाया, मोटिवेट किया गया छोटी फैमिली के लिए, मैरिजेबल एज उन्होंने इंक्रीज कर दिया, और कुछ इंसेंटिव, कुछ बैन, कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। किसी को भी फोर्सली कुछ नहीं करा सकते, लेकिन ऐसे कानून तो बनाने पड़ेंगे ताकि लोग थोड़ा समझदार बने, कुछ अपने लिए डिसीजन ले पाएं। तो ये वो कारण थे जिनसे स्मॉल फैमिली की शुरुआत हुई, और आज धीरे धीरे हमारा ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है, और हम कभी नहीं चाहते कि 2030 के बाद हमारा इंडिया मोस्ट पॉपुलस हो जाए। तो ये वो कुछ पार्ट थे जिनको समझना जरूरी था, तभी ये चैप्टर का थोड़ा सा थीम समझ में आता है कि ये चैप्टर आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है, और वो भी क्लास 12 में क्यों पढ़ाया जाता है। ये आपके कंसेप्ट दिमाग में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, केवल मैं 5 मेथड्स को डिस्कस करूंगा, और 5 मेथड्स को मैं एक टेबल बना के आपको समझाने का कोशिश करूंगा। आप खुद एडिशनल ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब, गूगल, सब कुछ है। मेरा मेन कंसेप्ट होगा कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और उनमें से क्या पूछा जाता है वो आपको समझ में आए। तो बर्थ कंट्रोल मेथड को जस्ट एक टेबल से हम लोग पूरा टॉपिक ये कवर करेंगे, और ये टेबल मैं ऑलरेडी बनाया हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वो टेबल है जिससे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को समझने का एक मौका मिलेगा। हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ऐसे तरीके जिनसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ 5 तरीके हैं, वो सबसे पहले जानिए। पहला है नेचुरल मेथड। पहला क्या है? नेचुरल मेथड। दूसरा है हमारा बैरियर। दूसरा क्या है? बैरियर। थोड़ा दिमाग में डालना है, 5 तरीके आपको ये मालूम होना चाहिए। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड। तीसरा जो तरीका है वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, जिनको हम बोलते हैं IUD। IUD के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये IUD है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, कुछ ऐसे डिवाइस जिनको यूटेरस में शिफ्ट किया जाता है, उनको फिट किया जाता है, ऐसे भी तरीके हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है तरीका, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, वो ये ही तरीका अभी लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। पहला नेचुरल, दूसरा बैरियर,
तीसरा इंट्रा आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। चौथा हम बात करते हैं तो कुछ मेडिसिन है जिनको ओरली हम लोग यूज करते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल इंजेक्टेबल भी आते हैं, कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने केवल एक ओरल एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक में उसको कवर किया हुआ है। और पांचवा तरीका है हमारे पास सर्जिकल मेथड, जिसमें कुछ सर्जरी की जाएगी और उससे बर्थ कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। आई थिंक ये 5 तरीके बहुत सिंपल है, समझ में भी आएंगे। नेचुरल मेथड एक ऐसा मेथड जिसमें कोई भी मेडिसिन यूज नहीं होता, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके फेल होने के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि ये नेचुरल मेथड है। अगर थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक होता है तो प्रेगनेंसी फिर मेंटेन हो जाती है। ठीक है, ये नेचुरल मेथड के बारे में 3 पॉइंट दिमाग में रखना है। नेचुरल मेथड में क्या क्या तरीके हैं? पहला लिखा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब फीमेल के अंदर एग मौजूद होता है, जब ओवम मौजूड होता है फैलोपियन ट्यूब में, उस वक्त ही जाइगोट बनने के चांस होते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन एज पर बुक 10 to 17 डेज बताया गया है। 10 to 17 डेज ये वो टाइम है जहाँ पे प्रेगनेंसी मेंटेन हो सकता है। बिफोर 10, आफ्टर 17 देयर आर नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। इस जो टाइम पीरियड को यहाँ पे नाम दिया गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, ये याद हो जाएगा। विथड्रॉवल मीन्स द मेल विल नॉट इजैकुलेट द गैमीट्स इनसाइड द जेनाइटल ट्रैक्ट। एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया ये बहुत पूछा जाता है 1 नंबर में। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब है कि फीमेल जो जस्ट अभी पर्चुरेशन प्रोसेस से कंप्लीट हुआ है, जिसका जस्ट अभी डिलीवरी हुआ है, वो अपने बेबी को जितना ज़्यादा मिल्क फीड कराएगी, जितना ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाया जाएगा, उस दौरान उस फीमेल में एग फॉर्मेशन डिले रहता है, एग बनने के चांस कम रहते हैं, चूँकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल होता है, नहीं होता है ऐसा माना जाता है। लगभग 6 मंथ तक ऐसा चांस होता है कि वहाँ पर साइक्लिक इवेंट्स नहीं होते अगर दूध ज़्यादा पिलाते हैं तो। हालांकि इसका कोई फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए ओवम बन रहा है, दूध भी पिला रहे, तो फिर वहाँ प्रेगनेंसी मेंटेन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर भी लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? इसमें लिखा है ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, जब ज़्यादा दूध पिलाया जाता है, ओव्यूलेशन डू नॉट ऑकर। ऐसा माना जाता है कि ओव्यूलेशन नहीं होता, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांस भी नहीं होंगे। तो ये कुछ नेचुरल मेथड थे जिनमें ना कोई डिवाइस, ना कोई मेडिसिन, ना कोई और कुछ यूज किया गया। इसलिए जब बाहर से कुछ भी यूज नहीं किया तो नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है। सेकंड हमारा बैरियर है। बैरियर का मतलब रुकावट। अगर मेल गैमीट इधर से जा रहे और बीच में अगर कोई एक रुकावट है और इधर एग सेल है तो मेल गैमीट कैन नॉट गो टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट। सो such type of device which prevent the movement of male gamete to meet with the female gamete, these devices are known as the barrier, and some common barriers name are there. You have to know that diaphragm, cervical caps and vault are under the barrier. जब ये बहुत सारे नाम आएंगे तो पूछा जाएगा डायफ्राम किस टाइप का डिवाइस है, तो आंसर आना चाहिए वो एक बैरियर है। सर्वाइकल कैप्स क्या है? वो भी एक बैरियर है। वोल्ट क्या है? वो भी एक बैरियर है। ये कुछ रबड़ या लेटेक्स के बने हुए डिवाइसेज हैं जो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंचने देते। हम बात करेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आईयूडी से ही पूछे जाते हैं। आईयूडी क्या होता है? कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनको एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर उनको यूटेरस में
ट्रांसप्लांट करता है, उनको फिक्स करता है, उनको अटैच करता है यूटेरस के अंदर। तो यूटेरस के अंदर फिट होने वाले वो छोटे छोटे डिवाइस जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं वो कहलाते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, IUD। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो प्राइवेसी भी मेंटेन होता है और कहीं ना कहीं ये एक टेम्परेरी तरीका है, जब चाहे इस डिवाइस को बाहर निकाल के फिर से प्रेगनेंसी मेंटेन किया जा सकता है। जब तक डिवाइस यूटेरस में है प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगा, डिवाइस बाहर कर दिया जाएगा तो प्रेगनेंसी फिर से मेंटेन कर सकते। तो टेम्परेरी डिले करने के लिए ये तरीका सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओनली वन टाइम यू हैव टू विजिट विद योर डॉक्टर। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये किया जाता है आज की तारीख में। IUD एक्चुअली 3 तरह के टूल्स हैं, 3 तरह के IUD हैं जो इस्तेमाल होते हैं। इनका भी नाम पूछा जाता है और ये इनके जो एग्जाम्पल हैं स्पेसिफिक, वो आपको एकदम से याद होना चाहिए। हाँ, एकदम से याद होना चाहिए। मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, IUD इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते IUD 3 तरह के हैं, तो उनके नाम क्या हैं। सबसे पहले एक IUD जो नॉन मेडिकेटेड है, जिसमें कोई भी दवाई कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती, वो जस्ट केवल एक टूल है। वो टूल जस्ट उसको अंदर यूटेरस में फिट करते, उसके पास कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए उसको बोला गया नॉन मेडिकेटेड। और ऐसा ही वो टूल है जिसे हम बोलते हैं लिप्स लूप। लिप्स लूप कैसा IUD है, तो आंसर आना चाहिए लिप्स लूप एक नॉन मेडिकेटेड IUD है। ठीक है, एक लूप जैसा है जिसके ऊपर कोई मेडिसिन जिसमें कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा और वो एक नॉन मेडिकेटेड के अंदर आएगा। तो लिप्स लूप का नाम दिमाग में फिट होना है। नंबर 2 हम बात करेंगे, कुछ ऐसी IUD बनाई हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। एक्चुअली कुछ हार्मोन्स उनके ऊपर लगा दिया गया है जो धीरे 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 फीमेल के यूटेरस में सीक्रेट होता रहता है उस डिवाइस से। उसमें कुछ ऐसा एक मेडिसिन भी साथ में रहता है जो धीरे धीरे मदर में सीक्रेट होता रहता है। और ऐसी IUD कहीं ना कहीं जब ये हार्मोन जब रिलीज करेंगी तो फीमेल की बॉडी में वो हार्मोन्स ओव्यूलेशन को इंटरफेयर भी करेंगे, वो इम्प्लांटेशन प्रोसेस को भी रोकेंगे, या जिस भी तरह के वो हार्मोन डाले गए वो काम भी करेगा और IUD कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को रोकेगा। तो ये हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन कौन सी हैं, ये तो सबसे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं नाम। हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन कौन सी हैं। नंबर 1 प्रोजेस्टेसर्ट। प्रोजेस्टेसर्ट आपको मालूम है प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन का नाम है, तो प्रोजेस्टेसर्ट कैसा IUD है, हार्मोन रिलीजिंग है। और एक है आपका LNG-20। अब ये नाम थोड़ा दिमाग में रखना है क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक टेबल बना दिया कि लिप्स लूप, LNG-20 एंड CU7 आइडेंटिफाई करो कैसा कैसा है, तो लिप्स लूप जाएगा नॉन मेडिकेटेड में, LNG जाएगा हार्मोन रिलीजिंग में और कॉपर 7 जाएगा आपका कॉपर रिलीजिंग में। हाँ, मैं इसीलिए आपको ये ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं बार बार। तो प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20 आपको हार्मोन रिलीजिंग IUD में याद रखना है। और तीसरे टाइप की जो IUD है, एक्चुअली उसमें कॉपर होता है, उनको बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग IUD ये ऐसे डिवाइस हैं जो कॉपर के ही बने हैं और कॉपर से कॉपर आयन रिलीज होते हैं यूटेरस में। कॉपर निकलता है, कॉपर आयन के रूप में मदर के यूटेरस में रिलीज होते रहते हैं। तो वो कॉपर रिलीजिंग IUD में 2 एग्जाम्पल क्या है, एक कॉपर T, ये T शेप का होता है, इस तरह का T शेप का लूप होता है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया, कॉपर का बना हुआ डिवाइस है इसलिए इसको नाम दे दिया कॉपर T। ठीक है, एक होता है कॉपर 7,
इसका ये दो डिवाइस हैं जिनको कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के रूप में यूज किया जाता है। एक और है मल्टी लोड 375। देखिए, अगर ये नाम आपको यहाँ थोड़ा सही नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी बुक में भी ये सब लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करता हूँ। मैग्नीफाई नहीं होता है क्योंकि ये थोड़ा सा एडिट मोड में अभी है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन आपकी बुक में सब लिखा है, जस्ट केवल अभी समझने की कोशिश करो। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375 आर द कॉपर रिलीजिंग आयोडी, क्योंकि इनसे कॉपर निकलता है। अब सवाल ये आता है, कॉपर होने से क्या फायदा है? आखिर ये कॉपर के ही क्यों बनाए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कॉपर करता क्या है। एक्चुअली जब ये कॉपर आयन रिलीज होते हैं तो कॉपर सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। पहला काम, कॉपर स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, कमजोर बनाता है, और उसकी मोटिलिटी जो वो मूवमेंट करता है, जो मोटिलिटी है, जो भागता है इधर उधर, उसको सप्रेस कर देता है, उसको ज्यादा दूर तक नहीं भागने देता है। और दूसरा क्या करता है, इस स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है। ये जो अभी बहुत तेज भाग रहा था, एक तो उसको भागने से स्लो कर दिया, और दूसरा अब उसको इतना कमजोर बना दिया कि वो एग को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो कॉपर से ये बेनिफिट्स मिलते हैं। कॉपर के दो फंक्शन आपको याद रखने हैं, कॉपर सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड आल्सो कॉपर रिड्यूस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। एकदम याद कर लीजिएगा, ये दो पूछा भी जाता है कॉपर का क्या बेनिफिट्स है, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ये दो पॉइंट ही लिखना है, ठीक है। और ये जो आपके हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी थी, इनके हार्मोन्स क्या काम करते हैं, तो वो आपको यहां दिख रहा होगा, मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूटेरस को ऐसा बना देते हैं कि वहां इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा। एक्चुअली उसका थिकनेस एंडोमेट्रियम का रिड्यूस हो जाएगा, और वो स्पॉन्जी नहीं रह पाएगा, इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। यूटेरस को अनसुटेबल बना देते हैं। अगर जाइगोट बन भी गया तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, और ये सर्विक्स में एक्चुअली जब म्यूकस ज़्यादा रहेगा तो स्पर्म उस म्यूकस में ही उलझ जाएंगे और वो यूटेरस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी एक यहाँ पे जो हार्मोन्स के फंक्शन लिखे हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये यहाँ पे लिखा है हार्मोन्स के फंक्शन, मेक यूटेरस अनसुटेबल for implantation and cervix hostile to the sperm. These are the function of hormones and these are the function of copper. Is that clear? एग्जाम्पल एकदम कंफर्म, एक बार टेबल बना के देखिएगा। नॉन मेडिकेटेड में केवल एक आएगा, लिप्स लूप। हार्मोन वाली में 2 आ जाएंगे और कॉपर वाली में 3 आ जाएंगे। भाई ऐसे याद रखना है ना, नॉन मेडिकेटेड में एक, वो कौन है, लिप्स लूप। हार्मोन वाली में कौन है, प्रोजेस्टेसर्ट और LNG20। और कॉपर वाली में कौन है, 2 तो कॉपर ही लिखा है, कॉपर 7 कॉपर टी, और एक हो जाएगा मल्टी लोड 375। फंक्शन कॉपर के ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये हार्मोन के फंक्शन है। हार्मोन क्या करता है, चलिए अब जल्दी से हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नंबर 4, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। फीमेल को कुछ ओरली खाने के लिए टैबलेट के रूप में कुछ मेडिसिन भी दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन ना हो। एक्चुअली वो जो ओरल टैबलेट होती हैं, आपने जैसे हमने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सहेली बनाया था, याद आ रहा है, मैं जस्ट आपको डिस्कस किया था। ऐसे ही पुराने ज़माने में टीवी पे ऐड में बहुत दिखाते थे, माला डी करके एक टैबलेट आती थी, और भी मार्केट में आजकल बहुत सारी टैबलेट आती हैं, अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। उनको इस्तेमाल करके भी हम प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं। एक्चुअली इन टैबलेट्स के अंदर
स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, खास तौर पे हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन यहां देखने को मिलता है। ये हार्मोन्स एक्चुअली आप ओरली ले रहे हैं, चूंकि ये स्टेरॉयड वाले हार्मोन्स हैं इसलिए ओरली लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते तो फिर इनको इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ता। तो आजकल इंजेक्शन वाले ये इस तरह के भी डिवाइसेज मेथड यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन भी लगता है। ये कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन को होने से रोकते हैं, ओव्यूलेशन बनने की प्रोसेस को डिले करते हैं या उसको इंटरफेयर करते हैं। ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। और चौथा है सर्जिकल मेथड। ऑलरेडी क्लास 10 से आप पढ़ रहे, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है? फीमेल के पास। तो फीमेल के अंदर दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर देते हैं, जिससे ओवरी से रिलीज हुए ओवम एम्पुला स्टेमस जंक्शन या यूटेरस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और वैसेक्टोमी में मेल का वासा डिफरेंसिया को कट कर दिया जाता है ताकि वहां से टेस्टिस से निकलने वाले स्पर्म ड्यूरिंग द एजेकुलेशन उसके अंदर स्पर्म ही नहीं होंगे तो चांस कैसे होंगे। तो ये दो सर्जिकल मेथड थे हमारा, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। इनके डायग्राम्स भी एनसीईआरटी बुक में डले हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। So overall, after discussion with the help of this table, now this topic is complete. Population explosion and birth control. I think आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप की टेबल जो मैंने जस्ट अभी यहाँ बनाई है, इस टेबल को आप खुद भी अपने फेयर नोटबुक में जरूर बनाएंगे ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज़्यादा ये एक लैक्टेशनल एमेनोरिया पूछा जाता है, क्या होता है इसका मतलब। एक तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है, दूसरा यहां पे जो क्वेश्चन बनता है वो आईयूडी से बनता है। और आईयूडी में कुछ भी वो पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है, कॉपर के फंक्शन पूछ सकता है, हार्मोन के फंक्शन पूछ सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक नंबर में पूछेगा कि ओरली इस्तेमाल होने वाली टैबलेट में क्या होता है, उसमें होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। हाँ, वो स्टेरॉयड हैं, लेकिन जो सहेली था वो सहेली एक नॉन स्टेरॉयड, उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होते, उसमें कुछ और केमिकल कंपाउंड उसमें यूज हुए हैं, रिसर्च करने के बाद कुछ और बनाया गया है। तो विदाउट स्टेरॉयड हैं, इसका मतलब बहुत लेस साइड इफेक्ट होते हैं इसके। और ये केवल 1 से वीक टैबलेट है, 1 से वीक टैबलेट। पूछा जाता है सहेली के क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि इसमें स्टेरॉयड यूज नहीं हुए, ना प्रोजेस्टेरॉन ना एस्ट्रोजन, कोई भी यूज नहीं हुआ, इसलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। और दूसरा फायदा है कि इसको एक हफ्ते में केवल एक बार ही लेना पड़ता है। बाकी ये वाली जो टैबलेट है, ये वाली टैबलेट आपको 5 डेज टू 21 डेज लगातार एक यूज करना होता है, लगातार खाना पड़ता है हर एक साइकिल के दौरान, इसलिए ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी ज़्यादा है और डेली लेना पड़ता है, ये कह सकते हैं। तो ये सहेली का बेनिफिट है। और बहुत सारे नए नए रिसर्च अभी हो रहे, बहुत सारे अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम भी होता है तो बहुत सारे मेडिसिन आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। कल की क्लास जब हम शुरू करेंगे तो हमारा टॉपिक नंबर 3 हम बात करेंगे, और टॉपिक नंबर 3 हमारा होगा MTP। आई थिंक अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। MTP होगा, STD होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा समझने का है। ये दो बहुत जल्दी हो जाएंगे, हो सकता है कि शायद हम ये कल कंप्लीट करें। तो देखते हैं कल की